नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 9 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रथम पारी में, यहाँ पर जीके के जो टोटल 40 सवाल पूछे गए थे, एग्जैक्ट हूबहू 40 के 40 सवाल मिल चुके हैं। और आज जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है, यदि ये सवाल सारे सवाल आपके शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर मैं दावा करता हूँ पूरे के जीके के सवाल बता रहा हूँ। यदि आपके शिफ्ट में नहीं पूछे गए तो आप डायरेक्टली चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और रीजनिंग के जो 3 जीके के सवाल रीजनिंग से संबंधित पूछे जाते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि इसकी राजधानी ये है तो उसकी क्या होगी, इस टाइप से 3 ये जीके के जो रीजनिंग के सवाल है ये भी मिल चुके हैं। और ये सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आज एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत से सवाल पूछे गए एग्जाम में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकेंड इन दोनों सेप्टों के हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम होना बाकी है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और अच्छे से तैयारी को और जारी रखने के लिए डेली मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो पाएगा और एग्जाम में आपके कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। और टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है 9 वर्ष पर धमाका ये है कि 299 रुपये में आपको 1 वर्ष में अनलिमिटेड एग्जाम 100 प्लस एग्जाम के अनलिमिटेड टेस्ट मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप TTGK कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें सभी ग्रुप डी के टेस्ट अवेलेबल है, एनटीपीसी के टेस्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उसके स्मृति आधारित टेस्ट भी वहाँ पर डाल दिए गए हैं। और इसका एक क्रैश कोर्स भी है जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उस पर आधारित है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो TTGK कूपन कोड से। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो टोटल 40 सवाल आज जो आपके पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। इनका सही आंसर भी बताऊंगा ताकि जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था उनको पता चल जाएगा 40 में से आपके कितने जीके के सवाल राइट हो रहे हैं। कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था। स्पेशल थैंक्स यहाँ पर पीयूष शर्मा, निखिल अग्रवाल, रवि तिवारी, शिवम पाल, सोनू मीणा, मनोज नायक, तुषार साहू, केशव सुतार, मनंक सिंह, लोकेश सिंह, अजय कुमार, मोनू, दीपा, दिलकुश मीणा, केशव सुतार, शिवम पाल, इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल सवाल यहाँ पर सारे सवाल मिल चुके हैं। और कॉल पर मैंने सारे सवाल 2 बार कंफर्म किए, इसलिए मैं आज दावा कर रहा हूँ हमेशा की तरह। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में टोटल शेड्यूल है 6, 66 आपके ये 66 सेक्शन हो जाएंगे और 7 चैप्टर हैं, 6 शेड्यूल है। आपको पूछा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 6 करेक्ट हैं। पूछ लें कि सेक्शन कितने हैं, तो 66 हैं और चैप्टर कितने हैं, वो 7 हो जाएंगे। जनवरी 2019 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ भारत के बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए MOU को मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपके करंट अफेयर्स का है। जनवरी 2019 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ यहाँ पर फिनलैंड के साथ MOU पर मंजूरी है वो प्रदान कर दी है, जो कि बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण एक समझौता हुआ है फिनलैंड और भारत के मध्य। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमेशा की तरह हेडक्वार्टर से एक सवाल आता है और टॉप 55 हेडक्वार्टर है उनमें से ये पूछा गया है। आप देख लेना, टेलीग्राम पर PDF पड़ी हुई है। और आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज अपने टेलीग्राम चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ओपेक का हेडक्वार्टर आपको पूछा है वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। और ऑप्शन में आपके वियना दिया हुआ था, ये पीछे देश नहीं दिया हुआ था, तो वियना करेक्ट हो जाएगा। और तेल निर्यातक देशों के संगठन है, ये ओपेक की फुल फॉर्म हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और ओपेक हैं ये। इसके रिगार्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1960 में, बगदाद इराक में हुई थी। सदस्य देश कितने, इससे पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, तो 13 इसके सदस्य देश हो जाएंगे। और इससे पहले एक्वाडोर ने 2020 में इसकी सदस्यता है वो छोड़ दी थी। अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में हुआ है? तो अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट हुआ है दोस्तों, ये ब्रिटिश फ्रांस में। आपको शहर का पूछा था तो फ्रांस नहीं था, उसमें ब्रिटिश आपको करेक्ट करना था। बाकी ये फ्रांस में हुआ है। कहाँ पर हुआ? फ्रांस की सिटी ब्रिटिश में हुआ है। 45वां G7 समिट जो अगस्त 2019 में हुआ है। और नेक्स्ट जो 46वां होना वाला था US में, तो ये कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दिया गया है। और फिर 47वां G7 समिट होगा UK में। और G7 है ये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसमें 7 से स्पष्ट है कि 7 IMF जो दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसमें आपके 7 देश कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US हो जाएंगे। मैं बात करूं आने वाले शिफ्ट के लिए, यहाँ पर G7 पूछ लिया, तो G20 के जो भी समिट हैं वो कहाँ पर हुए? तो G20 के 2019 में जो समिट हुए हैं जापान ओसाका में हुआ है। और 15वें
जो ये नवंबर 2020 में होने वाले हैं सऊदी अरबिया में रियाद में, ये 15वें शेड्यूल थे। और 16वें हैं 2021 में इटली में होंगे, 17वें 2022 में इंडिया में होने वाले हैं। G20 समिट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं आने वाले शिफ्ट के लिए, आपको याद में रखना है। 2019 का पूछा जा सकता है, तो ये जापान ओसाका में हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। एग्जैक्ट इस टाइप से पूछा गया था। 2019 शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो 2019 में शांति का नोबेल प्राइज है। नोबेल प्राइज 2019 की ट्रिक की एक PDF डाल रखी है, तो वो देख लेना। उसमें नोबेल प्राइज से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, जहाँ से प्रत्येक स्टेप में एक सवाल पूछा जा रहा है। वो PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जरूर चेक कर लेना। बाकी उसको मैं आज पिन भी कर दूंगा। शांति का नोबेल है ये दोस्तों 2019 में दिया गया है इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। तो शांति का नोबेल है अबी अहमद अली को दिया गया है। और ये दिया गया उनका पड़ोसी मुल्क है, जो देश है इरिट्रिया के साथ सीमा समझौता का है, सीमा संघर्ष है, और उसको सुलझाने के केस में इन्हें दिया गया है। इरिट्रिया के साथ सीमा समझौता सुलझाने के लिए अबी अहमद अली को, जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, उनको शांति का नोबेल प्राइज 2019 दिया गया है। आने वाले शिफ्ट के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज जरूर देख के जाना। पीटर हैंडके को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से है, 2019 का साहित्य का नोबेल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है। तो इससे पहले एग्जाम में IMD का ये दोनों ही अलग अलग सूचकांक इंडेक्स जारी करता है। एक तो IMD करता है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, एक करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। आज आपके WEF का पूछा गया है। तो WEF के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2019 में जो भारत की रैंक है वो है 68वीं, और इससे पहले 2018 में 58वीं थी। प्रथम रैंक पर दोनों ही केस में सिंगापुर हो जाएगा, इसमें भी सिंगापुर है। और IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 और 20 में भारत की रैंक समान है, वो है 43वीं। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU करेक्ट हो जाएगा। 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया है? तो 2019 में भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ थी, उस पर यहाँ पर ये पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया है। सेम डे यहाँ पर 76,823 निःशुल्क पौधे वितरित करके विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। ये वृक्षारोपण का महाकुंभ है, ये प्रयागराज स्थित परेड ग्राउंड में हुआ था। तो ये है वर्षगांठ भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला सवाल नंबर 10, यूनाइटेड नेशंस जो UN है, UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कौन सा संगठन है जो एजुकेशन का मुख्यालय पेरिस में है? किस संगठन का है? तो UN के संगठन हो जाएगा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। जिसको यूनेस्को की फुल फॉर्म पता है वो इजीली इसका आंसर टिक कर सकता था, क्योंकि यूनेस्को में आ रहा है एजुकेशन। आपको पूछा था एजुकेशन से संबंधित कौन सा संगठन है जिसका मुख्यालय भी दे दिया गया है पेरिस में, तो एकमात्र ये यूनेस्को हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी था। और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद 7 नंबर पर कौन सा देश है? अपना इंडिया हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का 7वां सबसे बड़ा इंडिया, प्रथम रशिया, सेकंड कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा US है, 5वां ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, 8वां इंडिया के बाद अर्जेंटीना है। तो ये टॉप 10 कंट्री हो गई आपकी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं टॉप 10 कंट्री जनसंख्या की दृष्टि से। प्रथम चाइना, सेकंड इंडिया, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट, चौथा इंडोनेशिया, 5वां पाकिस्तान, छठा ब्राजील, 7वां नाइजीरिया और 8वां बांग्लादेश है। ये आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर का प्रोटोकॉल आपको पूछा है तो CP हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्राचीन भारत में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि जो भाषा है उसके शिलालेखों को किसने व्याख्यायित किया था? सबसे पहले किसने उसको रीड किया था? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के जो शिलालेख है तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप, इसका करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलेशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शबा नकवी हैं। और ये जो इससे पहले एक और सवाल आया था 5 तारीख के प्रथम पारी में कि शेड्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी, उस पुस्तक के ऑथर कौन है? तो उसकी भी शबा नकवी हो जाएगा। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ये नहीं डाला था, इसके लिए माफ़ी। बाकी यहाँ पर शबा नकवी की ये 2 ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। आज इसका भी पूछ लिया है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ का, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 2017 में GST किसने लागू किया था? तो GST है कौन से मंत्रालय
मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कंज्यूमर अफेयर्स करेक्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जीएसटी को लागू किया था, इंप्लीमेंट किया था। और बहुत बार पूछा जाता है जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भी वित्त मंत्री हैं वो हो जाते हैं। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई है, जो कि 101वें संविधान संशोधन के तहत। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? राइबोसोम जो कोशिकांग है वो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कॉलम हैं? जो वर्टिकल कॉलम रहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में ये वाले, वो टोटल 18 हैं, और जो आवर्त रहते हैं ये वाले वो 7 हो जाएंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में हुआ, उसका फाइनल कहाँ पर हुआ था? फाइनल मुकाबला है ये 14 जुलाई 2019 को लॉर्ड्स लंदन में हुआ था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य, जहां पर इंग्लैंड रह गई, चैंपियन टीम बन गई, प्रथम टाइटल अपने नाम किया है वर्ल्ड कप का 2019 में। रनर अप रही है न्यूजीलैंड, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं केन विलियमसन, मोस्ट रन सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा, सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं मिचेल स्टार्चन लिए हैं 27 विकेट। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कौन सी घटना हो जाएगी? अपवर्तन। ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ है? स्टूडेंट बता रहे कि ऑप्शन में देश नहीं था, राजनेताओं का जो नाम दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय अपने प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान थे प्रधानमंत्री, तो उनके मध्य हुआ है ताशकंद समझौता। कब हुआ है? 10 जनवरी 1966 को हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ है, और ये ताशकंद कहाँ पर है? सोवियत संघ, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में ये हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक है, ये भी रिपीट हुआ सवाल, और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में लागू हुआ था। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस है वो सुरक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है, ओजोन को O3 फॉर्मूला हो जाएगा। डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन क्या है? इसका दोस्तों आंसर नहीं मिला है। डिजिटल इंडिया मिशन 2019 है। ऑप्शन ये दिए गए थे, डिजिटल इंडिया, सक्षम इंडिया, डिजिटल इंडिया, उन्नत इंडिया, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एक और ऑप्शन था जो नहीं मिला है। तो डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन, आप में से किसी कैंडिडेट को इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताना है। बाकी जब डिजिटल इंडिया अपना लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 को, तो उसको मोटा था, क्या मोटो था? पावर टू एम्पावर उसका मोटो था। आपको यहाँ पर 2019 का आज पूछा है, वो कमेंट करके बता सकते हो जिनको भी पता है। नेक्स्ट में देखिए, सैनिक विद्रोह या फिर इसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। क्वेश्चन में सैनिक विद्रोह बता रहे स्टूडेंट कि सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के वक्त भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत आपको पूछा है। मैंने जो योजना से रिलेटेड 65 इंपॉर्टेंट योजनाएं बताई हैं, उसमें से ये सेम पूछ लिया है। उसमें मैंने बताया था रांची के झारखंड से इसकी शुरुआत हुई है आयुष्मान भारत योजना की 23 सितंबर 2018 को। तो झारखंड राज्य का पूछा था, तो आपको झारखंड करेक्ट करना था। मंत्रालय है इसका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसका उद्देश्य है जो बीपीएल धारक है उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना, और प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले किसी भी शिफ्ट के लिए। सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक है, सबसे पहले जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग किस सदी में हुआ था? सदी के ऑप्शन दिए गए थे 17वीं, 18वीं, 19वीं, इस प्रकार। तो 19वीं सेंचुरी में कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग हुआ था सबसे पहले। और सबसे पहला जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइजर है उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में एक सेट में बताया था जितने भी जलमार्ग है उसमें सवाल ये पूछा गया था कि अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है। उसमें मैंने बताया था राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4 है वो कौन सी नदियों से गुजरते हैं, कहाँ से कहाँ तक गुजरते हैं। आज पूछ ले यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल वाटरवे 2 है, 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये बांग्लादेश बॉर्डर से टच करता हुआ असम राज्य में गुजरता है डुबरी और सदिया से, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से। और नेशनल वाटरवे फर्स्ट है ये दोस्तों प्रयागराज हल्दिया में बहता है। कौन सी नदियां हैं? गंगा, भागीरथी, हुगली, 3 नदी हैं। नेशनल वाटरवे 3 है, वो कोझिकोड केरला से होता हुआ जाता है। GATT का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत ये आता है? तो GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड है। ये 1994 के संशोधन के अधीन WTO फ्रेमवर्क के तहत कार्य करता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। इससे पहले GATT का नाम था ITO और 1948 में इसका नाम GATT कर दिया गया। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट होता है? तो ATP के रूप में ऊर्जा
प्रदान करता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ऊर्जा के रूप में। दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार या फिर बड़ी छवि देखने के लिए दांतों की किस मिरर का प्रयोग करते हैं? तो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण हो जाएगा जो दंत रोग विशेषज्ञ इसका यूज करते हैं। सवाल आ जाए कार का साइड मिरर है, जो गाड़ियों का साइड मिरर रहता है वो कौन सा मिरर है? तो उत्तल दर्पण आपको करेक्ट करना होगा। चिपको आंदोलन की तर्ज पर, जो यूपी में चिपको आंदोलन है वो शुरू हुआ था, उसकी तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो अप्पिको आंदोलन हो जाएगा। ये एक पर्यावरण संबंधी जागरूकता आंदोलन है जो अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो ये एपिको आंदोलन है चिपको आंदोलन के तर्ज पर। बाकी चिपको आंदोलन है ये उस समय चमोली जिला, अभी तो उत्तराखंड राज्य में है, और उस समय जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों एक ही थे, तो उस केस में चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में ये किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरुद्ध में किया गया आंदोलन है, और उसकी तर्ज पर एपिको आंदोलन आज पूछा गया है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। चिपको आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है सबसे पहले। 1970 में ये शुरुआत की थी। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान है वो, उसका नाम पूछा तो गगनयान आपको करेक्ट करना था। अंतरिक्ष युक्त प्रथम, जो प्रथम अंतरिक्ष यान है मानव युक्त पूछा है आपको, और इन कैंडिडेट का नाम मिस रह गया है। तो रामकर्ण गुर्जर, विशाल गौड़, सोनू मीणा, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल सवाल भेजे हैं। तो मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान है वो गगनयान आज आपके पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक या संरक्षण स्थल है जिनका जीर्णोद्धार किया गया है? तो ये हो जाएगा सांची का स्तूप है। ये 4 ऑप्शन एग्जैक्ट दिए गए थे। तो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है, जो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पर है, किन्होंने निर्मित किया। आज पूछ ले कौन सा स्थल है जो पुरातात्विक या फिर संरक्षण स्थल है जिनका जीर्णोद्धार किया गया है? तो 1912 से 1919 के बीच में ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल ने इसका जीर्णोद्धार किया था। अगला सवाल देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट से एग्जैक्ट सवाल आया, मैंने टेलीग्राम पर आपको बताए भी हैं। उसमें पूछा गया था जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसका उद्घाटन कब किया था? उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, जर्मनी के सहयोग से स्थापना की गई थी। आज पूछ रहे हैं कि किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से सेकेंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो राउरकेला स्टील प्लांट है जो ओडिशा में 1955 में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और वहां पर जो प्रथम ब्लास्ट फर्नेस है उसका उद्घाटन किया था इसके अंतर्गत पावर्ती नाम से। और अगला सवाल देखिए, कौन सी महारत्न कंपनी है? बहुत बार बता चुका हूं 10 महारत्न कंपनी में, आज आपके ऑप्शन स्टूडेंट बता रहे हैं। ONGC का है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो जाएगा। और टोटल 10 महारत्न कंपनी आप एक बार फिर देख लीजिएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC है तेल और प्राकृतिक गैस जो आज पूछा है, पावर ग्रिड हो गया, स्टील अथॉरिटी हो गया, ये सभी महारत्न है। बाकी ये वाली नीचे वाली नवरत्न 14 कंपनियां हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ICT है इसको रमसा में कब समन्वित किया गया है? रमसा में कब इसे इंटीग्रेटेड किया गया है? किसको? ICT को, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो 2009 इसमें से करेक्ट हो जाएगा। वैसे दोस्तों ICT जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो स्कूल स्कीम आई थी ये MHRD ने लॉन्च की थी दिसंबर 2004 में, लेकिन आपको पूछा इसको रमसा में कब शामिल किया गया है? तो रमसा में इसको 2009 में शामिल किया है, फिर इसको रिवाइज किया गया है 2010 में। रमसा का मतलब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जनसांख्यिकीय संक्रमण किसे कहते हैं? तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, इस प्रकार बता रहे स्टूडेंट कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का अर्थ पूछा था तो ये किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक जो परिवर्तन आ जाता है वही जनसांख्यिकीय संक्रमण हो जाएगा। जो जन्म दर और मृत्यु दर में बढ़ोतरी या कमी वगैरह आती है वो जनसांख्यिकीय संक्रमण के अंतर्गत है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो ये साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर को दिया गया है 2018 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 2019 में किसे दिया गया? सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है। 2017 में इससे पहले मनमोहन सिंह को दिया गया है। CSC ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया है? तो CSC ने
प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर लॉन्च किया है? ये 4 ऑप्शन थे, मुरादाबाद, सूरत, हरिद्वार, भोपाल। इसमें मुरादाबाद करेक्ट हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश में है। अंतिम सवाल देखिए जीके का, नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां वॉल्यूम जारी किया है? तो 5वां वॉल्यूम क्या है? शहीदों का शब्दकोश है। मार्च 2019 में ये 5वां वॉल्यूम जारी किया था, शहीदों का शब्दकोश। अब देखिए रीजनिंग में भी 2-3 जीके के सवाल जो बने हैं, 40 सवाल तो ये हो गए जो जीके का अलग से पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में भी जो रिलेट करके पूछा जाता है कि कौन सा निम्नलिखित तीनों से जो ओड वन आउट का आपको पूछा है रीजनिंग से कौन सा अलग है? द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये सभी इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं। इसमें से आई थिंक ऑप्शन आपकी इंडिया टुडे करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया ये डेली न्यूज़पेपर है और इंडिया टुडे हैं ये आपके वीकली न्यूज़ मैगजीन हो जाएगी। तो इसमें इंडिया टुडे करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो आपके अकॉर्डिंग क्या सही जाएगा। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस है ये डेली न्यूज़पेपर है, ये आपका वीकली रहता है। एक आपकी राजधानी दी गई थी और उसमें पूछा था नागालैंड को रिलेट करके, मतलब नागालैंड की आपको राजधानी बतानी थी, रीजनिंग से कोहिमा हो जाएगा। एक इस प्रकार दिया गया था जिस प्रकार चर्च है वो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, जो चर्च ईसाई धर्म से है, उस प्रकार सिनागोग किससे संबंधित है? तो सिनागोग हो जाएगा यहूदी मंदिर। कौन सा मंदिर? यहूदी सिनागोग है और चर्च यहाँ पर ईसाई मंदिर है। तो एग्जैक्ट सवाल यहाँ पर मैंने रीजनिंग के भी बता दिए, साथ ही साथ मतलब रीजनिंग में जो जीके के पूछे गए थे और जीके के तो बाकी के आपके डे के लिए होंगे। और आप अब कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का आज प्रथम पारी में था आपने कितने सवाल है वो यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं और जीके के जो 40 सवाल यहाँ पर मैंने बताए हैं उसमें से कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।